मूविंग चार्जेस और आप बोल सकते हो मैग्नेटिज्म। ठीक है, मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म। यहाँ पे जैसे हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े होंगे कि हीटिंग इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के वजह से हीटिंग इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, और आज हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट के वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट भी होते हैं, ठीक है, और इसीलिए इसे बोलते हैं हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जब करंट फ्लो होते हैं किसी भी कंडक्टर में तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं। ठीक है, और ये माने किसने ये सबसे पहले जो इन्वेंट किया है वो है आज से 200 साल पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है हंसी ओरस्टेड। तो ओरस्टेड साहब ने 1820 को, मान लीजिए 1820 को उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसी एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करके उन्होंने ये कॉन्सेप्ट मतलब एस्टेब्लिश किया। तो ये कॉन्सेप्ट में क्या है, मतलब ओरस्टेड साहब का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम थोड़ा बहुत बात करेंगे कि उन्होंने एक वायर लिया था और इस वायर में करंट फ्लो किया था। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लिया था, चार्ज को पहले उन्होंने रेस्ट में रखा था। ठीक है, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे ये जो चार्ज है वो रेस्ट में ही है, यहाँ पे ना तो कोई डिफ्लेक्शन है ना तो चार्ज मूव कर रहा है, इधर उधर कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जो करंट है करंट को जीरो कर दिया और चार्ज को v वेलोसिटी से मूव कराया। फिर भी उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई ऐसे नोटिसेबल बात नहीं है, मतलब जो चार्ज जिस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। फिर बाद में उन्होंने ये किया कि करंट भी फ्लो कराया, दोनों ही करंट भी फ्लो कराया और उसके साथ साथ जो पॉजिटिव चार्ज है उसे भी v वेलोसिटी से मूव कराया। ठीक है, और जैसे उन्होंने मूव कराया तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे जो चार्ज का जो पाथ है, मान लीजिए इसी पाथ में उसे जाना चाहिए था लेकिन वो अपने पाथ से थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया। अब ये डिफ्लेक्ट क्यों होते हैं, तो यहीं से सोर्स स्टार्ट होते हैं, मतलब शुरू होते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो चार्ज है वो अपने पाथ से, मतलब उसे ऐसे जाना चाहिए था लेकिन वो ऐसे गया, मतलब वो अपने पाथ से हट रहा है, मतलब डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो वो डिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है, तो बाद में ओर्स्टेड साहब ने और भी एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपास लिया। मैग्नेटिक कंपास क्या होते हैं, जो मैग्नेट से बना है उसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास में एक नीडल होते हैं और ये नीडल जो है मैग्नेट से बना है। जब इसे आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये क्या होगा कि जो मैग्नेटिक जो नीडल है, ये नीडल क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक जो कंपास लिया तो उन्होंने देखा जब इसके अंदर से करंट फ्लो कराया तो ये जो नीडल है वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, जो करंट का डायरेक्शन है वो करंट के डायरेक्शन को मान लीजिए चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में करंट जैसे फ्लो कराया तो मैग्नेटिक कंपास का जो नीडल है वो इस तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है। और भी उन्होंने क्या किया कि जब करंट को इंक्रीज किया, मतलब करंट को बढ़ाया, तब भी उन्होंने देखा जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो जैसे जैसे करंट बढ़ रहा है डिफ्लेक्शन जो है वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ से उन्होंने ये कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश किया कि जो यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके आसपास कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसी फील्ड के वजह से यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जिसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स। ये अगर मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा है तो ये डिफ्लेक्शन कभी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक क्या हो रहा है, मैग्नेटिक
फील्ड बन रहा है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के वजह से यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इस कंपास के ऊपर और इसीलिए ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये था साइंटिस्ट ओर्स्टेड साहब का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड क्या होते हैं ये तो आप लोग जानते हो, क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, ये मान लीजिए एक मैग्नेट है तो इसके आसपास एक मतलब एक मैग्नेट के आसपास एक रीजन होते हैं, एक स्पेस होते हैं, जिस स्पेस के अंदर अगर दूसरा कोई मैग्नेट आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे दूसरा कोई मैग्नेट है, तो दूसरा कोई मैग्नेट अगर आएगा तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स है वो फोर्स अट्रैक्शन भी हो सकते हैं, रिपल्शन भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई होते हैं। तो जिस स्पेस में, जिस रीजियन में मैग्नेटिक फोर्स मतलब एक्सपीरियंस होते हैं, इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ये जो स्पेस है इसे हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे थियोरेटिकली अगर बोला जाए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा दूर जाके मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट है वो यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट इसका होते हैं टेस्ला। टेस्ला, सॉरी टेल्सा लिख दिया, टेस्ला। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होते हैं टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड को हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर फॉर्म में क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी है, तो इसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, जिसका यूनिट आ गया टेस्ला। ठीक है, तो यहां से ये था ओर्स्टेड साहब का एक्सपेरिमेंट। अब हम जानेंगे कि एक वायर के चार पास जैसे मैग्नेटिक फील्ड बना तो उसी वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितना बना, हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमिन करेंगे या मेजर करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ओके, विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। यहाँ पे हम एक लॉ यूज करेंगे जिसका नाम है बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट, लेंथ एलिमेंट भी आप बोल सकते हो। यहां पे हम यूज करेंगे बायो-सेवर्ट लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक वायर है। ठीक है, यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है, यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई फ्लो हो रहा है। यहाँ पे मान लीजिए एक पॉइंट है पी पॉइंट। अब इस पॉइंट में हमें क्या चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब इस पूरे जो वायर का लेंथ है वो मान लीजिए एल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? एक छोटा सा एलिमेंट लिया, डीएल। डीएल जो है एक छोटा सा एलिमेंट है, डीएल का मतलब होता है छोटा सा एलिमेंट। ठीक है, ओके। अब इस एलिमेंट के वजह से यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। ये मान लीजिए डीएल से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, तो आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ डीएल। ठीक है, डीएल। ठीक है, तो आर वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ डीएल। तो यहां पे ये जो डीएल है इसे हम बोलेंगे लेंथ एलिमेंट,
इसे हम बोलेंगे लेंथ एलिमेंट। ठीक है, इसे हम बोलेंगे लेंथ एलिमेंट। ओके, अच्छा, लेंथ एलिमेंट जो है, अब यहाँ पे डीएल को हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। वेक्टर की तरह ट्रीट करने का मतलब इसके पास भी एक डायरेक्शन होगा, इसके पास भी एक डायरेक्शन होगा, और वो डायरेक्शन किस तरफ होगा? along the direction of current। मतलब क्या है? करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में डीएल का भी डायरेक्शन होगा। तो करंट का डायरेक्शन और डीएल का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम है। ठीक है, इसीलिए इसे हम वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे। अब डीएल वेक्टर के साथ आर वेक्टर का जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, ये डीएल वेक्टर, ये आर वेक्टर, दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, यहां पे हम आइडियल वेक्टर को हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। इसे हम बोलेंगे करंट एलिमेंट। ठीक है, जिसका जो डायरेक्शन है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक्सपेरिमेंटली ये फाइंड किया गया कि डीएल के वजह से, ये जो डीएल है, डीएल के वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो मान लीजिए डीबी। ठीक है, और ये जो डीबी है, अभी के लिए मान लो कि यहाँ पे डीबी का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड्स है। इनवर्ड्स का मतलब क्या होते हैं? ये जो क्रॉस है, क्रॉस का मतलब होते हैं गोइंग इनटू द प्लेन, गोइंग इनटू द प्लेन परपेंडिकुलरली। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्रॉस लिखा है, तो क्रॉस लिखा है मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो ऐसे इनवर्ड्स होगा। मतलब ये जो सरफेस है, मान लीजिए ये जो प्लेन है, प्लेन के इनवर्ड्स होगा। ठीक है, ऐसे इनवर्ड्स होगा परपेंडिकुलरली। ओके, ऐसे भी नहीं, ऐसे भी नहीं, मतलब ये क्या होगा? इनवर्ड्स ऐसे परपेंडिकुलरली रहेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे डॉट है, तो डॉट का मतलब क्या होते हैं? डॉट मतलब जो डायरेक्शन होते हैं वो ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, आपकी तरफ आ रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड द प्लेन या आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दो चीज। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बना, वो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड से, मतलब इनटू द प्लेन। अब ये कैसे आया, इसका डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करेंगे वो भी बोलेंगे, लेकिन उसके लिए हम अलग से लॉ यूज करेंगे। जैसे हम राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, मतलब सॉरी रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, फिर कॉर्कस्क्रू जो रूल है वो रूल से भी हम इसका जो डायरेक्शन है डीबी का वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो डीबी बना, वो डीबी जो है यहाँ पे लिख देते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया गया। नंबर वन, मतलब जैसे जैसे आप करंट बढ़ाओगे डीबी भी बढ़ेगा। दूसरा, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। डीएल के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर छोटे लेंथ के लिए, स्मॉल लेंथ के लिए जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर लेंथ बड़ा है पूरे वायर के लिए, मैग्नेटिक फील्ड उससे ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, ये नंबर टू। नंबर थ्री, डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये नंबर थ्री। साइन थीटा का मतलब क्या होते हैं? साइन थीटा जो है, यहाँ पे जो थीटा है, इसका जो साइन का जो वैल्यू है उसके साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा तो ये वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, 90 डिग्री में ये मैक्सिमम होते हैं, वो भी बोल देंगे 90 डिग्री में ये क्या हो जाए, साइन 91 होते हैं, तो साइन 91 में जब डीबी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, अगर थीटा अगर जीरो है तो डीबी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अच्छा, नेक्स्ट, डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। ये बात क्या हुआ? आर स्क्वायर का मतलब क्या होते हैं? जो यहाँ पे डिस्टेंस है, मतलब पी पॉइंट में, जिस पॉइंट में हम डीबी को फाइंड कर रहे हैं, पी पॉइंट और डीएल वेक्टर के बीच में जो डिस्टेंस है, ये जो पोजीशन वेक्टर है, इसके स्क्वायर के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसे हम इनवर्स स्क्वायर रूल भी बोलते हैं।
इनवर्स स्क्वायर रूल, स्क्वायर रूल, ठीक है, ये रूल नहीं लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ भी हम बोलते हैं क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे आपने देखा देखे होंगे कि जो कूलम्स लॉ होते हैं, कूलम्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं, सॉरी यहाँ पे भी डीबी जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चार इक्वेशन हमको मतलब चार इक्वेशन को अगर हम एक साथ में लिखे तो हमें क्या मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। इस साइड में थोड़ा सा रब कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं जो dB आएगा, dB इज इक्वल टू सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल से इक्वल में लेके आएंगे तो यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दैट इज द बायो-सेवर्ट लॉ, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द बायो-सेवर्ट लॉ, ठीक है। यहाँ पे के क्या है, ये डीवी डी को काट गया, ठीक है। अच्छा के इज द, अच्छा पी को इस साइड पे लिख देते हैं। अच्छा के इज ए कांस्टेंट, के क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप बोल सकते हो, कांस्टेंट जिसका वैल्यू कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है, जो कि एसआई में होगा 10 टू द पावर माइनस 7। यहाँ पे आपको एक नया क्वांटिटी जो देखने को मिलेगा वो है म्यू नॉट। म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट इज द फ्री स्पेस परमियाबिलिटी जो कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जो म्यू नॉट आएगा, म्यू नॉट इज द परमियाबिलिटी, परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस, इन फ्री स्पेस या वैक्यूम, ठीक है, परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस। अच्छा म्यू नॉट का जो वैल्यू होते हैं वो कितना होते हैं, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इन एसआई, एसआई में। अब इसका यूनिट क्या होगा वो भी फाइंड करेंगे, पहले ये देख लेते हैं कि जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट इज द परमियाबिलिटी इन फ्री स्पेस, इसका वैल्यू आ जाएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये जो इक्वेशन है ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5, अब इक्वेशन नंबर 5 तो हम फिर से लिखेंगे, तो ये थोड़ा सा रब कर देते हैं क्योंकि जगह कम है, ठीक है। तो यहाँ पे dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। दैट इज द बायो-सेवर्ट लॉ, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnitude of the magnetic field due to a small element dl at a point at a distance r, ओके। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्म है। अब क्या है कि यहाँ पे हम इसका वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। अब इसका वेक्टर फॉर्म क्या आ जाएगा, देखो कि dB जो है फिर से लिख देते हैं, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, यहाँ पे हमने क्या किया, आर को एक एक्स्ट्रा आर को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे लिखा साइन थीटा, नीचे क्या आ जाएगा, अच्छा ऊपर एक आर को मल्टीप्लाई किया तो नीचे एक आर को डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आर स्क्वायर था तो यहाँ पे हो गया आर क्यूब, तो आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि डी एल आर साइन थीटा को क्या हम बोल सकते हैं कि डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, आप वेक्टर में पढ़े होंगे, ए बी साइन थीटा को हम बोलते हैं ए क्रॉस बी, ठीक है, ये तो जानते हो आप लोग, फिर भी एक बार लिख देते हैं,
कोई बात नहीं, कि ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होते हैं। ठीक है, ओके, तो यही रूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो डीएल आर साइन थीटा को हम लिखेंगे यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। ठीक है, दैट इज द वेक्टर फॉर्म, दैट इज द वेक्टर फॉर्म। थोड़ा सा इसे बॉक्स बना देते हैं, ये आर क्यू को यहाँ लिख दिया और इसे एक बॉक्स बना लेता ताकि देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। यहां पे एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि वो क्वेश्चन क्या है, आप बोलोगे कि ये क्यों नहीं लिखा आपने, जैसे ए बी साइन थीटा की जगह क्या हम लिख सकते हैं कि बी ए साइन थीटा, ये भी तो हो सकते हैं, ये भी तो हो सकते थे कि बी ए साइन थीटा। तो अगर बी ए साइन थीटा होगा तो ये वी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो जाता, तो इसका मतलब यहाँ पे आर वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर हो जाता है कि नहीं। यहाँ पे क्या होता कि आर वेक्टर क्रॉस डीएल वेक्टर होता, जो कि गलत है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम जब इसका डायरेक्शन को फाइंड करेंगे तब देखेंगे डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ इक्वल होते हैं, मतलब सही होते हैं। लेकिन अगर हम आर क्रॉस डीएल करेंगे तो जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो ऑपोजिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो इनवर्स है, लेकिन अगर हमने आर क्रॉस डीएल कर दिया, आर क्रॉस डीएल अगर कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं उसके लिए भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, और मतलब डायरेक्शन को हम अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो ये था जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वेक्टर फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये आ जाएगा वेक्टर फॉर्म म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यू। ठीक है, अब यहां से हम म्यू नॉट का जो यूनिट है वो एक बार फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो कहाँ करेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। म्यू नॉट का यहाँ पे डीबी को खराब नहीं करना है। ठीक है, ये डीबी है। अच्छा, तो हमें क्या मिला था, बायोसेवल लॉ डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि डीबी डॉट आर स्क्वायर अपॉन आई, और यहाँ पे आ जाएगा डीएल, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं है, 4 पाई का कोई यूनिट नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू नॉट। अब बोलो डीबी का यूनिट क्या है, टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, आर स्क्वायर का यूनिट क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा एम्पियर और ये आ जाएगा मीटर, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट। 1 मीटर से 1 मीटर गया, तो यहाँ पे हम इसे भी रब करते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट इज इक्वल टू टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्री स्पेस परमिएबिलिटी। ठीक है, इसका वैल्यू भी लिख दिया। ओके, यहाँ तक तो ये था जो बायोसेवर लॉ। अब यहाँ पे आप ये एक चीज बोल सकते हैं जो मैंने अभी बोला था कि अगर हमने थीटा को 90 डिग्री रखा, ठीक है, थीटा को अगर 90 डिग्री किया, मान लीजिए ये वायर है और यहाँ पे हमने एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है, तो ये कारण मान लीजिए यहाँ पे है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये डीएल मान लीजिए, तो ये डीएल के वजह से अब देखिए डीएल और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल कितना आ गया, 90 आ गया, तो इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि थीटा इक्वल टू 0 है, ठीक है, थीटा इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा साइन 0, साइन 0 0, यहाँ पे साइन 90 इज इक्वल टू 1। ठीक है,
यहाँ पे साइन 0 0, तो मतलब मान लीजिए ये वायर है, ठीक है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है और मान लीजिए वायर के इस पॉइंट में आपको पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने का। अब बोलो जिस डायरेक्शन में डीएल है, जिस डायरेक्शन में डीएल है उसी डायरेक्शन में आर वेक्टर भी है, तो आर वेक्टर और डीएल के बीच में कोई भी एंगल नहीं, एंगल जीरो, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी जीरो होगा। ओके, ठीक है, तो ये था आज का